स्टूडेंट, आई एम अजय सिंह फ्रॉम छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर कॉलेज और एकलव्य IAS अकेडमी में के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो आपका सिस्टम ऑफ फार्मिंग है, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। मतलब इसमें हमने कल जो बताया था वो टाइप्स ऑफ फार्मिंग और सिस्टम ऑफ फार्मिंग, इसके बीच में आपका मेजर जो डिफरेंस है वो क्या चीज़ है, इसको अपन ने डिस्कस किया था। और आज अपन ये देखेंगे कि सिस्टम ऑफ फार्मिंग एक्चुअल में क्या है और किस चीज़ों से बनता है। तो वो सारे जो कन्फ्यूज़न है जो आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग के साथ इसके साथ जो हो सकता था वो क्लियर हो जाएगा आपका। तो सिस्टम ऑफ फार्मिंग का मतलब ये है कि जो आपका जो फॉर्म है, फॉर्म का जो आपका मालिकाना जो हक है वो किसके पास है और उसका प्रबंधन करने वाली जो एजेंसी है वो कौन सी है। तो इसके बेसिस पे हम उस पूरी अलग अलग टाइप के कई आपके सिस्टम बनते हैं, जिसको अपन सिस्टम ऑफ फार्मिंग के अंतर्गत इसमें अध्ययन करते हैं। इसमें बेसिकली मेन जो आपका जो बैकग्राउंड है वो इस चीज़ का है कि आपका कैपिटल जो है, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किस एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है और उसमें कल्टीवेशन किस टाइप की जा रही है। मतलब उसमें साइंटिफिक कल्टीवेशन का लेवल क्या है और उसके थ्रू जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस एजेंसी को जा रहा है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो आपका कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट करेगा, प्रॉफिट भी उसी एजेंसी को उसके प्रोपोर्शन में जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर अपन किस तरह से इसमें बना के रखते हैं उसी का अपन इसके अंतर्गत स्टडी करेंगे। तो जैसा इसमें कहा है, जब खेती का अध्ययन भूस्वामित्व एवं फार्म के प्रबंधन, दो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि मालिकाना हक किसके पास है और फार्म का प्रबंधन कौन कर रहा है, के आधार पर जब किया जाए तो उसको अपन खेती की प्रणाली कहते हैं। जो हमारे देश में मुख्य रूप से जो खेती की प्रणाली पाई जाती है, हमारे देश में पूरे विश्व में जिस तरह का खेती का प्रणाली पाया जाता है वो उसको अपन इन कैटेगरी में अपन डिवाइड कर सकते हैं। आपका व्यक्तिगत या काश्तकारी खेती, जिसको अपन इंडिविजुअल फार्मिंग कहते हैं, जो कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा मात्रा में या सबसे बड़े स्तर पर पाया जाता है। फिर दूसरा आपका पूंजीवादी खेती, जिसको अपन कैपिटलिस्टिक फार्मिंग कहते हैं। इस तरह का फार्मिंग सिस्टम अब जो है, जो आधुनिक जो अभी का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, इसमें ये धीरे धीरे ज़्यादा आपका अस्तित्व में आ रहा है। फिर है तीसरा आपका राजकीय खेती, स्टेट फार्मिंग। स्टेट फार्मिंग शुरू से अपने यहाँ है, लेकिन ये स्टेट फार्मिंग का आपका जो मोटो होता है या उसका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। उसमें ये होता है कि भाई आप किस तरह से नई टेक्नोलॉजी को विकसित करते हो और उसको फार्मर तक कैसे पहुंचा सकते हो। मतलब इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको करने, इस प्रणाली का, वो ये है कि फार्मर का वेलफेयर किस प्रकार से हो, जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं। फिर आपका सामूहिक खेती। सामूहिक खेती हमारे कंट्री में ज़्यादा नहीं पाया जाता। ये आपका इजराइल हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब कंट्री में पाया जाता है। और फिर हो गया आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग, ये भी अपने कंट्री में पाया जाता है। तो अब अपन इंडिविजुअल बेसिस पे अपन इसका स्टडी करेंगे। खेती की ऐसी प्रणाली जिसमें कृषक आपका स्वयं भूमि का मालिक एवं प्रबंधक होता है। इस टाइप के सिस्टम में आपका जो कृषक है वही क्या होगा, आपका भूमि का मालिक होगा और वही सारी चीज़ को मैनेज करेगा। मतलब जो भी डिसीजन फार्मर लेगा उसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा और उसके अकॉर्डिंग ही वो जो आपका जो प्रॉफिट आएगा उसको भी वो वहन करेगा। मतलब इसमें बाहर की एजेंसी आपका पैसा नहीं लगाएगी या कोई संस्था इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। इसमें केवल फार्मर अपने फील्ड में सारा डिसीजन मेकिंग का काम सारा फार्मर खुद करता है और उस डिसीजन मेकिंग से जिस टाइप का इफेक्ट या जिस टाइप का प्रोडक्शन आएगा या जो भी प्रॉफिट होगा उसका भी वहन वो स्वयं करता है। लेकिन इस तरह के फार्मिंग सिस्टम में आपका एक दिक्कत होता है कि इसमें कैपिटल जो है उसका अभाव होता है। मतलब कैपिटल का निवेश जो है वो आप ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इस तरह का फार्मिंग सिस्टम हम अपने कंट्री में सारे फार्म में देखते हैं। जो जितने भी फार्मर इंडिविजुअल फार्मिंग करते हैं वो इसी तरह के सिस्टम को फॉलो करते हैं। और इसमें आपने ये देखा होगा कि जो फार्मर्स हैं उनके पास हमेशा ही पूंजी का अभाव होता है। हालांकि गवर्नमेंट इस पूंजी के अभाव को बैंक के माध्यम से या वित्त के माध्यम से इसको पूरा करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बाद भी किसी संस्था के रूप में हम इसको डेवलप नहीं कर पाते। इस वजह से इस केस में क्या होता है
कि मैकेनाइजेशन का या साइंटिफिक कल्टीवेशन का वो स्तर नहीं आ पाता जो कि आपके दूसरे फार्मिंग सिस्टम में आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कृषक अपने फार्म में सभी प्रकार के कृषि कार्य को स्वयं करता है और उसका निर्णय भी वह स्वयं लेगा और उसमें उसके परिवार के जो सदस्य हैं वो सब मिलकर कृषि का कार्य करेंगे। यदि उसको बाहर से किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो बाहर से भी मजदूर हायर कर सकता है। इसमें मेन आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस प्रकार के प्रणाली में आपका सामान्यतः पूंजी का अभाव होता है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टाइप के प्रणाली में पूंजी का सर्वाधिक रूप से अभाव होता है। तो इसमें आपका आंसर ये होगा कि आपका इंडिविजुअल फार्मिंग सिस्टम या व्यक्तिगत या काश्तकारी खेती सिस्टम में आपका पूंजी का अभाव होता है। और इंडिया में सबसे अधिक खेती की जो प्रणाली प्रचलित है वो भी आपकी यही है, वो भी आपका इसी सिस्टम में होता है। और चूंकि इसमें पूंजी का अभाव होता है इसलिए उन्नत और वैज्ञानिक विधियां बहुत बड़े स्तर पर अपनाई तो जाती हैं लेकिन बहुत बड़े स्तर पर अपनाई नहीं जाती। फिर आपका दूसरा आता है आपका कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। इस टाइप का फार्मिंग सिस्टम आजकल जो है वो आपका अस्तित्व में आ रहा है। इसमें जो इंडिविजुअल फार्मिंग के साथ जो प्रॉब्लम है कि मतलब आपका कैपिटल का जो मतलब आपका अवेलेबिलिटी वो आपकी जो रहती है वो आपकी उसमें आपको उतनी उस स्तर पर दिखाई नहीं देगी जितना आपको कैपिटलिस्टिक फार्मिंग में दिखाई देगा। कैपिटलिस्टिक फार्मिंग में कैपिटल का जो इंटेंसिवनेस जो है वो आपका ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका नाम भी आपका क्या है, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। अब इसमें क्या होगा कि भूमि का स्वामित्व और जो उत्पादन के जितने भी संसाधन हैं उसमें आपका पूंजीपतियों का स्वामित्व होगा। मतलब इसमें या तो एक संस्था होगी या एक पूंजीपति इस चीज़ को आपको डील करेगा या वो उसको हेड करेगा। और इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य जो रहता है वो ये है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल, मतलब जितना भी आपके पास वो फार्म का लैंड साइज़ है उसमें पर यूनिट एरिया में जितना भी अपन पूंजी लगा रहे हैं, श्रम लगा रहे हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना इस सिस्टम का उद्देश्य होता है। मतलब इसमें वो जितना ज़्यादा कैपिटल का इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑप्टिमम मात्रा में वो करते हैं और उससे जितना अधिक प्रॉफिट मिल सकता है उसको प्राप्त करना ही इस सिस्टम का उद्देश्य होता है। अब यदि उसमें हमको प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा तो निश्चित रूप से हमको वैज्ञानिक और उन्नत रीतियों को अपनाना होगा। तो ये चीज़ जो है इंडिविजुअल फार्मिंग में नहीं पाया जाता था। इंडिविजुअल फार्मिंग में आप वैज्ञानिक रीतियों को उस लेवल पे नहीं अपनाते जिस लेवल पे कैपिटलिस्टिक फार्मिंग में अपनाते हैं। मतलब इसमें पूर्ण रूप से आपका वैज्ञानिक विधियों का उपयोग होगा, आपका मैकेनाइजेशन बहुत ज़्यादा होगा, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा और उससे क्या है प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा। हाँ, यहाँ पे जो निर्णय की बात है, मालिकाना हक तो ये हो गया कि भाई किसके हाथ में रहेगा। निर्णय की बात है तो इसमें क्या होगा कि जितने भी आपके खेती से संबंधित जो निर्णय जो लेने हैं उसके लिए प्रबंधक रखे जाते हैं जो कि क्या टेक्निकल फील्ड से होंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो, चाहे वो एमएससी किए हों या फिर पीएचडी किए हों, तो उनको रखा जाता है। वो उन मालिकों को सजेस्ट करते हैं कि भाई किस तरह से कल्टीवेशन करना है। मालिक अपना ये बताएगा, पूंजीपति ये बताएगा कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट इस फार्म से ये है, हमको ये चीज़ प्राप्त करनी है। तो फिर वो मैनेजर उनको बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है इस माध्यम से कैसे हम पूरा कर सकते हैं। तो कल्टीवेशन का मेथड हो गया, किस टाइप का कल्टीवेशन करना है, ये सारा सजेस्ट करने का काम जो है वो प्रबंधक करेंगे जो कि टेक्निकल फील्ड से होंगे। वो उनके बीच की कड़ी होंगे, वो पूरे टेक्निकल फील्ड से होंगे। अब वो उनसे बताएंगे कि भाई किस तरह का कैपिटल चाहिए, क्या क्या चीज़ वहाँ पे चाहिए जिसके थ्रू अपन वहाँ पे साइंटिफिक कल्टीवेशन करके उस ऑब्जेक्ट की अपन पूर्ति कर सकते हैं। तो फिर उस संसाधन की पूरी व्यवस्था करने का काम जो करेगा वो पूंजीपति करेगा। तो यहाँ पे आपका तथा फॉर्म पर रखे गए कर्मचारी को, हाँ, ये जो प्रबंधक होंगे ये सारे वहाँ का मैनेजमेंट करेंगे और इसके एवज में उनको पेमेंट वहाँ पे प्राप्त होगा। हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था कुछ क्षेत्र की खेती की प्रणाली में प्रयोग में लाई जा रही है। आजकल इस सिस्टम जो है ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ में भी आप देखेंगे तो जैसे कुछ गुजराती हैं, कुछ हरियाणा के लोग हैं, यहाँ पे जैसे वीएनआर फार्म है। तो वीएनआर फार्म जो है एक संस्था के द्वारा ही चलाया जाता है, या एक तरह से कहना चाहिए कि पूंजीपति के द्वारा ही चलाया जाता है और उसमें फार्म मैनेजर रखे होते हैं और वो जो है पूरी तरह से कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम को अप्लाई करते हैं। तो वो एक एग्जांपल है आपका कैपिटलिस्टिक फार्मिंग का।
फिर उसके बाद आता है आपका स्टेट फार्मिंग। स्टेट फार्मिंग जैसे यहाँ पे आपको नाम से ही लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार का दखल होता है। तो ये स्टेट फार्मिंग जो है, जो सरकार के जो बड़े बड़े अनुसंधान फार्म हैं, जहाँ पे आपका रिसर्च होता है या आपके बड़े बड़े केवीके हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उस टाइप की जो संस्थाएं हैं, उस टाइप का जो फार्मिंग सिस्टम जहाँ पे अपनाया जाता है, वो इसके अंतर्गत आएगा। और ये सारे के सारे आपको इनको कोऑर्डिनेट करने वाली जो एजेंसी होती है वो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और स्टेट का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है। इस टाइप के फार्मिंग सिस्टम में ये होता है कि इसमें प्रॉफिट का, जैसे कैपिटलिस्टिक फार्मिंग में ये था कि प्रॉफिट जो है उसका, प्रॉफिट कमाना आपका मेन उद्देश्य था, लेकिन इस तरह के फार्मिंग में प्रॉफिट कमाना मेन उद्देश्य नहीं होता। यहाँ पे आपका जो मेन उद्देश्य होता है, मेन ऑब्जेक्ट जो होता है वो ये होता है कि भाई जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो लोकल स्तर पर कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, या उसका उत्पादन का जो कैपेसिटी है वो कितना अधिक है, और ये फार्मर तक किस प्रकार से पहुँचे। मतलब जिस एरिया में इस चीज़ को अपनाया जा रहा है वहाँ के फार्मर इसको अपना सके और उस चीज़ का प्रॉफिट ले सके, ये बेसिकली इसका उद्देश्य होता है। यहाँ पे आपका फार्म का प्रॉफिट लेना उद्देश्य नहीं होता, यहाँ पे जो फार्मर का जो वेलफेयर करना, ये आपका उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार की खेती में भूमि एवं पूंजी पर इसमें सरकार का आपका स्वामित्व होता है, मतलब मालिकाना जो हक है वो सरकार का होगा, ठीक है। तथा भूमि तथा उत्पादन के साधनों का प्रबंध सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। मतलब एक तरह से सरकारी जो कर्मचारी हैं जो कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके द्वारा सारा प्रबंध किया जाता है, और पूंजी की जो व्यवस्था है वो आपकी सरकार के द्वारा की जाती है। इस प्रकार की खेती का मुख्य उद्देश्य नई तकनीकी को खोज करके इन तकनीकों को कृषकों के बीच पहुंचाना होता है। तो यहाँ पे स्टेट फार्मिंग जो है सबसे अलग हो जाता है इस वजह से, क्योंकि उसका जो उद्देश्य जो है, और सबके उद्देश्य क्या है, अपने फार्म में मैक्सिमम प्रॉफिट को प्राप्त करना है, ये चीज़ होता है। लेकिन राजकीय खेती में ये चीज़ अलग हो जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि कृषकों के बीच आपकी जो नई टेक्नोलॉजी है उसका खोज करना, और उसको लोकल स्थानीय स्तर पर उसको अपना के उसके प्रभाव को देखना, और यदि उसका प्रभाव अच्छा है तो उसको किसान के बीच में पहुंचाना है। इस प्रकार के प्रणाली में निम्न टाइप के जो फार्म है इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। जैसे आपके अनुसंधान फार्म हो गए, जहाँ पे रिसर्च वगैरह किया जाता है। दूसरा आपका प्रदर्शन फार्म हो गया। प्रदर्शन फार्म वो फार्म होता है जहाँ पे हम किसी नई टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ों को वहाँ पे लेके आते हैं और उसको ग्रो करके फिर फार्मर को हम दिखाते हैं। फार्मर को वहाँ पे लेके आएंगे और दिखाएंगे कि इस टेक्नोलॉजी का इस तरह से इफेक्ट दिखाई दे रहा है और इसका ये प्रोडक्शन स्तर है। तो दूसरा आपका प्रदर्शन फार्म हो गया या डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म हो गया। तीसरा आपका बीज वर्धन फार्म हो गया या बीज को पैदा करने वाले फार्म हो गए। जैसे सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत कई ऐसे स्ट्रक्चर हैं या कई ऐसी संस्थाएं इंडिया की जो कि बीज का वर्धन करती हैं। फिर आपका पशुपालन फार्म हो गया। तो इस तरह का जो सिस्टम है वो आपका स्टेट फार्मिंग के अंतर्गत आएगा। फिर आपका आता है कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग मुख्य तौर पे कैपिटलिस्टिक फार्मिंग के जैसा ही है, लेकिन ये इंडिया में नहीं पाया जाता। ये आपका इंडिया में ये चीज़ नहीं पाया जाता। कैपिटलिस्टिक फार्मिंग एक तरह से देखा जाए तो आपका बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपका कलेक्टिव फार्मिंग है, लेकिन ये कलेक्टिव फार्मिंग ये इंडिया में ना पाया जाए, ये वहाँ पे ना इंडिया में नहीं पाया जाता। और इसके इस तरह के स्ट्रक्चर को देख के ही जो अलग अलग एरिया में कैपिटलिस्टिक फार्मिंग जो है वो आपका विकसित हुआ है। ये पहले से काफ़ी लंबे समय से, जैसे चाइना हो गया आपका इजराइल हो गया और रसिया में इस तरह के बड़े बड़े फार्म बहुत पहले से बहुत पहले से चल रहे हैं। और उसी को देखकर कैपिटलिस्टिक अलग अलग एरिया में या विश्व के अलग अलग भाग में कैपिटलिस्टिक फार्मिंग का उदय हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए तो कैपिटलिस्टिक फार्मिंग का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका सामूहिक खेती है। इसमें भी सेम आपका क्या होगा कि पूरे संसाधन पर या पूंजी पर आपका और फार्म पर उस पर एक संस्था का हाथ होगा। वो संस्था अपने नीचे कर्मचारी को रखेगी जो कि टेक्निकल फील्ड के होंगे और वो पूरा कल्टीवेशन करने का काम करेंगे। लेकिन ये एक तरह से बृहद स्तर पर होता है। मतलब कैपिटलिस्टिक फार्मिंग आपके छोटे स्तर पर हो सकती है, लेकिन ये आपका एक बड़े स्तर पर होता है। तो सामूहिक खेती से तात्पर्य इस प्रकार की खेती से है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर समिति का नियंत्रण होता है।
ये जो 3 टाइप के हम चाइना हो गया, रसिया हो गया और इजराइल में जो फॉर्म के अपन बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, उसमें जैसे कम्यून वगैरह हो गए, तो कम्यून में जो आपका फार्मिंग होगा उस पर पूरे एक समिति का नियंत्रण होगा। अब इस तरह का कृषि किसी को करना है तो उस कम्यून या उस समिति का क्या करना पड़ेगा, उसे सदस्यता लेना पड़ेगा। जब वो सदस्य बनेगा तो सदस्य बनने में क्या करेगा वो, कि उसके पास जितने भी आपके संसाधन हैं उसको सौंपना पड़ेगा, किसे, आपके समिति को। और फिर समिति जिस तरह की चीज़ें उनको बताएंगी कि भाई इस तरह से हमको कार्य करना है, तो उस हिसाब से उनको कार्य करना पड़ेगा। तो सामूहिक कृषि की सदस्यता स्वीकार करने पर कृषकों के पास उपलब्ध उत्पादन के सभी साधन, जैसे भूमि, पशु, मतलब जितने भी साधन होंगे उसको समिति को क्या करना पड़ेगा, हैंडओवर करना पड़ेगा। फिर समिति एक कॉमन प्लान बनाएगी, समिति एक कॉमन प्लान बनाएगी और समिति के बीच ही कुछ सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे, वो पूरे संस्था को मैनेज करने का काम करेंगे और उसके नीचे जो टेक्निकल ऑफिसर रहेंगे वो इस चीज़ में उनको असिस्ट करेंगे। फिर क्या होगा कि इनका जो लाभ का जो वितरण है वो किस प्रकार से होगा, तो जितने भी सदस्य अपने संसाधन को जिस प्रकार से लगाए हैं या जिस प्रपोर्शन में अपने संसाधन का उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, उस प्रपोर्शन में लाभांश का लास्ट में वितरण किया जाता है। तो ये जो है ये अपने यहाँ नहीं पाया जाएगा, अपने यहाँ नहीं पाया जाता, ये आपका रसिया, चाइना और इजराइल जैसे कंट्री में पाया जाता है। तो इसमें ये चीज़ पूछा जाता है कि जो सामूहिक फार्मिंग जो सिस्टम है वो किस कंट्री में पाया जाएगा, तो इसमें से आपको एक नाम दे दिया जाएगा और साथ में इंडिया का नाम दिया रहेगा। तो इंडिया के केस में ये चीज़ नहीं पाई जाएगी, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इनमें से यदि एक नाम यदि आपको दिया है तो वहाँ पे वो सही आंसर होगा। अब इसके बाद खेती के प्रणाली में आपका जो लास्ट सिस्टम है वो आपका सहकारी खेती है, या सहकारी खेती जिसको अपन कहते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या है कि इस प्रकार के सिस्टम में एक सहकारी समिति हम बनाते हैं और उस सहकारी समिति के माध्यम से खेती से संबंधित जो सारे कार्य किए जाते हैं। जैसे अपने छत्तीसगढ़ में भी जो सोसाइटी अपन देखते हैं, वो सोसाइटी का काम क्या होता है कि जितने भी मतलब खेती का जो उन्नत तरीका है वो अपने सदस्यों को बताती है, और जो उस खेती में जिस प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता होती है वो चीज़ों का, जैसे आपका उर्वरक हो गया, अच्छा सीड हो गया, ये भी क्या है वो अपने सदस्य को उपलब्ध कराती है। और सदस्य क्या है अपने फील्ड में कल्टीवेशन करते हैं और उसके एवज में वो सर्विस के रूप में कुछ वो पैसे या कुछ जो मेहनताना है वो सोसाइटी में जमा कर देते हैं। तो अपने यहाँ कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में इसी टाइप का स्वरूप दिखाई देता है। लेकिन इसके अलावा जो देश के अलग अलग भाग में कोऑपरेटिव का जो एक मूवमेंट हुआ था या कोऑपरेटिव से संबंधित जो आंदोलन हुआ था, उसमें 3-4 स्ट्रक्चर अलग अलग अस्तित्व में आए थे, तो उसकी भी स्टडी यहाँ पे अपन करेंगे। ये नेक्स्ट डालना है। जैसे सहकारी खेती के प्रकार, जिसमें टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग, तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जिसमें आपको इसके प्रकार के बारे में पूछता है। तो इसमें 4 टाइप के प्रकार होंगे आपके: सहकारी उन्नत खेती, सहकारी संयुक्त खेती, सहकारी काश्तकारी खेती और सहकारी सामूहिक खेती। तो ये जो अलग अलग कैटेगरी जो आपका बना हुआ है, जो इसमें वर्गीकरण हुआ है, इसका भी आधार ये है कि मतलब भूमि का जो मालिकाना हक वो सोसाइटी के पास होगा या फिर कृषक के पास होगा। इस चीज़ के ऊपर इस चीज़ को बनाया गया है, इसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। मतलब यहाँ पे भी बेसिक तौर पे देखा जाए तो फार्म का प्रबंध कौन करेगा, फार्म का प्रबंध कैसे होगा और उसका जो मालिकाना हक है वो किसके पास होगा। भूमि का जो मालिकाना हक जहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा है उसका मालिकाना हक किसके पास होगा, इन 2 चीज़ों के बेस पे इसका वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट डालिए। सबसे पहले अपन देते हैं सहकारी, आपका देखते हैं सहकारी उन्नत खेती। इस प्रकार की प्रणाली में भू स्वामित्व और प्रबंध जो है व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत मतलब जो फार्मर जो होगा सोसाइटी का सदस्य होगा, लेकिन वो अपने खेत पे खुद मालिक होगा और उसका खुद का भी प्रबंध भी उसका खुद का होगा। बस इसमें ये होगा कि जो गाइडेंस करने वाला जो काम है वो आपकी समिति करेगी, जो गाइड करने वाला काम जो है समिति करेगी, और जो
इस गाइडेंस के मतलब इस कल्टीवेशन में जिस तरह की चीज़ें उसको चाहिए, जिस तरह की टेक्नोलॉजी उसको चाहिए, तो उसको सोसाइटी अपने माध्यम से अवेलेबल कराने की कोशिश करेगी। और ये चूँकि वो इस तरह की सेवा कृषक को उपलब्ध करा रही है, तो उसके एवज में जो सर्विस का जो चार्ज रहेगा वो सोसाइटी में जमा करेगा। तो इसमें भू स्वामित्व और प्रबंध क्या होगा, आपका व्यक्तिगत होगा। ये दो जो चीज़ें हैं वो किसान की खुद की होगी। लेकिन सहकारी समिति का रोल क्या होगा, वो अपने सदस्य कृषक को समयानुसार उचित एवं उन्नत विधियों को अपनाने का परामर्श देगी। और इसमें जिस तरह की चीज़ें लगती हैं, जैसे आपका कृषि यंत्र हो गया, कीटनाशी हो गया, फार्म मशीनरी, इन सब का प्रबंध जो है वो कौन करेगा, सोसाइटी करेगा। सोसाइटी कृषक को उपलब्ध कराएगी और कृषक क्या करेगा, इन सेवाओं के बदले सदस्य कृषक को कुछ कर जो है लगान के रूप में या सर्विस जो चार्ज है वो आपको सोसाइटी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। सर दूसरा फिर आता है आपका सहकारी संयुक्त खेती। इस प्रकार के खेती के प्रणाली में भी भू स्वामित्व तो आपका व्यक्तिगत होगा, मतलब कृषक का ही होगा। लेकिन जो प्रबंध और जो कार्य है वो आपका संयुक्त होगा। मतलब एक आपका स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिसमें वो मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो उसको मिलेगा, लेकिन जो काम करने का जो वर्कर का जो वो रहेगा, समूह रहेगा, वो सोसाइटी के होंगे। अब वो सोसाइटी जहाँ पे जिस वर्कर को अलॉट करेगी वो जाके वहाँ पे काम करेंगे। मतलब कार्य जो है, कार्य करने वाला जो वहाँ पे सिस्टम रहेगा वो सोसाइटी के माध्यम से होगा, वो आपका संयुक्त होगा। लेकिन वो भू स्वामित्व जो रहेगा वो उसका व्यक्तिगत होगा। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि यदि कृषक जो है उसका समिति का सदस्य है तो चाहे तो अपने खेत में भी जाके वो काम कर सकता है, लेकिन ये उसके स्वैच्छिक मतलब आपके अधिकार में नहीं होगा। ये समिति डिसाइड करेगी कि उसे किस जगह पे किस तरह से काम करना है। मतलब एक तरह से कहना चाहिए कि आपका भूमि को जो है या जितने भी उत्पादन के साधन हैं उसको एक इकाई बनाया जाएगा, उसको इकट्ठा किया जाएगा और फिर उसको अलग अलग हिस्सों में बांट के वहाँ पे कल्टीवेशन का काम किया जाएगा। फिर आपका सहकारी काश्तकारी खेती। इस प्रणाली में भूमि का स्वामित्व आपका समिति का होता है। मतलब इसमें अभी तक हमने ये देखा है कि ऊपर के दो सिस्टम में कि भूमि का स्वामित्व जो है वो आपका किसके पास है, भूमि का स्वामित्व ये आपका किसान के पास है। लेकिन इस जगह पे क्या है कि भूमि का जो स्वामित्व है वो आपका किसान के पास, जो आगे के दो सिस्टम होंगे उसमें भूमि का जो स्वामित्व है वो किसान के पास ना होके समिति के पास हो जाएगा और समिति ही पूरा आपका मालिकाना है उसके पास रहेगा और साथ में प्रबंध करने का कार्य भी समिति ही करेगी। हाँ, इसमें जो लाभ का वितरण है वो जो फार्मर जैसा संसाधन जिस लेवल पे लगाया है उसके अकॉर्डिंग जो है लाभ का वितरण उनको किया जाएगा। जैसे इस प्रणाली में भूमि का स्वामित्व समिति का होता है तथा समिति भूमि को छोटे छोटे खेतों में विभक्त कर सदस्यों में कृषि करने के लिए वितरित कर देती है। प्रत्येक सदस्य को समिति उन्नत खेती के सभी साधन उपलब्ध कराएगी। मतलब सारी जितने भी आपके अलग अलग सदस्यों के लैंड है उनको उन्होंने क्या किया, उसको एक साथ किया, एक इकाई में किया और फिर जो कृषक जो खेती करने में इंटरेस्टेड है या समिति का जो सदस्य है जो जैसा खेती करना चाह रहा है उसके बीच में क्या होगा, लैंड का जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। और फिर इस लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह का कल्टीवेशन होगा इसके ऊपर सारा जो कंट्रोल होगा वो आपका सहकारी समिति का होगा। सारा जो कंट्रोल है वो सहकारी समिति का होगा और सदस्य यहाँ पे क्या करेंगे कि जो उनको लैंड जो है अलॉट होगा या जिस प्रकार से वो लैंड अलॉट होगा वहाँ पे इनको कल्टीवेशन करने का मौका मिलेगा। लेकिन जो प्रॉफिट का जो शेयर है, जो मजदूरी कर रहे हैं उनका तो भुगतान अलग होगा और जो प्रॉफिट का शेयर है मतलब मजदूरी का जो लागत आएगा उसको काटने के बाद जो लाभांश होगा वो लाभांश का वितरण जो है जो संसाधन जिस कृषक ने जैसा लगाया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा। फिर आपका है सहकारी सामूहिक खेती। ये आपका इस टाइप की प्रणाली का लास्ट सिस्टम है। इसमें ये होता है कि आपका सहकारी समिति बनाकर सहकारी समिति क्या करेगी कि लैंड को कहीं से एक्वायर करेगी। मतलब यहाँ पे जो सदस्य होते हैं उनके पास स्वयं की भूमि आपकी नहीं होगी, वो सरकार से या कहीं से दूसरी संस्था से उस चीज़ को प्राप्त करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे कि अपने सदस्यों के बीच में उसको वितरित करेंगे और प्रबंध का काम भी यहाँ पे समिति देखेगी। तो जैसे सहकारी सामूहिक कृषि में
भूमि पर स्वामित्व एवं कृषि का प्रबंध समिति का होता है। समिति भूमि क्रय करके अथवा निश्चित अवधि के लिए पट्टे पर सरकार से प्राप्त करती है और कृषि के कार्य को संचालित करती है। तो ये आपका लास्ट सिस्टम था जो कि कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर के अंतर्गत अपन यहाँ पे देखेंगे। तो आज हमने देखा कि आपका जो सिस्टम ऑफ फार्मिंग है या कृषि की प्रणाली जो है वो आपका कौन कौन सा है। कैपिटलिस्टिक हुआ, इंडिविजुअल फार्मिंग हुआ, फिर आपका कलेक्टिव फार्मिंग हुआ, फिर आपका स्टेट फार्मिंग हुआ और कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर हुआ। तो जो आपका सामूहिक फार्मिंग को छोड़ के या कलेक्टिव फार्मिंग को छोड़ के सारे स्ट्रक्चर जो है इंडिया में पाए जाते हैं। केवल सामूहिक फार्मिंग एक ऐसा सिस्टम है जो कि इंडिया में हमारे यहाँ अस्तित्व में नहीं है। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं और जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका क्रॉप का क्लासिफिकेशन होगा, जिसमें हम एग्रीकल्चर के जो क्रॉप है उसको हम अलग अलग तरीके से उसका वर्गीकरण करेंगे। तो कुल मेरे ख्याल से 15-16 जो आधार हैं उसके आधार पे हम पूरे क्रॉप को क्लासीफाई करेंगे। तो उससे हमको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि किस तरह से क्रॉप को हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं।